नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। कैसे हैं आप सभी? राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास के इस क्रम में हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ में हमने दो शाखाएं, गुहिल शाखा और सिसोदिया शाखा का विस्तार से अध्ययन किया। मेवाड़ की शुरुआत, मेवाड़ का प्रथम शासक बप्पा रावल काल भोज से गुहिल वंश की शुरुआत हुई। वास्तविक संस्थापक कहा गया उसे इसका। इसके बाद 1303 में रतन सिंह की मृत्यु के बाद गुहिल सत्ता समाप्त हो गई और 1326 में हमीर सिसोदिया ने पुनः मेवाड़ पर राजपूतों का अधिकार स्थापित करते हुए तुर्कों को वहां से खदेड़ दिया और इस तरह से मेवाड़ में पुनः सिसोदिया वंश की स्थापना या राजपूत सत्ता की स्थापना हुई। मेवाड़ इतिहास हमारा खत्म हो चुका था। आज हम मेवाड़ के बाद एक नवीन वंश के साथ आगे चलेंगे और उस वंश का नाम है चौहान वंश। जी हाँ, चौहान वंश। इसके बाद मैं आने वाले वीडियो में आपको इसी तरह से पढ़ाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैटर नहीं देखेंगे। हम जो हमारा स्टडी मटेरियल है हम उसे भी देखेंगे, लेकिन स्टडी मैटर से पहले मैं आपको उस चैप्टर से संबंधित कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। जब इस तरह का हमारा एक वीडियो बनेगा उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको स्टडी मटेरियल लेकर के उसके साथ पढ़ाऊँगा। ऐसा इसलिए ताकि मैं पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करा दूँ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास को हम कड़ियों को जोड़ करके पढ़ें तो बेटर रहती है। तो मैं पहले आपको जो भी अपना चैप्टर होगा उससे संबंधित कंसेप्ट की बात करेंगे हम इस तरह से, और फिर हम हमारे तरीके से मैटर को क्लियर करेंगे। तो कंसेप्ट की बात है, चौहान वंश है, चौहान साम्राज्य का इतिहास, चौहान। इससे पहले हमने गुर्जर पटिहार एक वंश पढ़ा था। आपने देखा था गुर्जर पटिहारों की उत्पत्ति जालोर भीनमाल से हुई और गुर्जर पटिहार जानोल भीनमाल से निकल करके उज्जैन और उज्जैन से कन्नौज मतलब उत्तर भारत में सत्ता स्थापित करने में कामयाब रहे थे। उसी प्रकार से चौहान सत्ता की शुरुआत भी राजस्थान से होती है, यानी राजपुताना से होती है, अजमेर सपादलक्ष से होती है, और यह भी सत्ता स्थापित कर लेते हैं उत्तर भारत में और इनकी सत्ता पहुंच जाती है दिल्ली तक। तो ऐसा ही एक चौहान वंश। चौहानों की बहुत सारी शाखाएं, लेकिन उससे पहले हम देखें कि चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से, इनकी उत्पत्ति को लेकर के क्या मत है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अपना एक वीडियो पीछे बन चुका है जिसमें हमने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित भारतीय और विदेशी मतों को देखा। ठीक है, भारतीय और विदेशी मतों को हमने देखा। आज हम चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत देखेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण मत है, वह मत है अग्निवंशीय मत या अग्निकुंड। अग्निकुंड की जो कहानी थी उसको आप पीछे पढ़ चुके हैं, 2 बार हम पढ़ चुके हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों में पढ़ा और राजपूतों की उत्पत्ति के समय पढ़ा। एक बार मैं छोटा सा रिवीजन और देता हूं अग्निकुंड का। मध्यकालीन भारत के समय, मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हुए। उन मुस्लिम आक्रमण से भारत को बचाने के लिए या पश्चिमी भारत में सुरक्षा के लिए आवश्यकता हुई। तो ऐसे में गुरु वशिष्ठ के द्वारा राजस्थान माउंट आबू में एक यज्ञ का आयोजन किया गया और इसी यज्ञ से उन्होंने मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए 4 जातियों को उत्पन्न किया। ठीक है, अग्निकुंड। तो कॉन्सेप्ट है कि अग्निकुंड यज्ञ का आयोजन किया गया, 4 जातियां निकली और 4 जातियों के नाम थे गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो ये 4 जातियां निकलती है। तो चौहानों की उत्पत्ति को लेकर के पहला मत आ गया अग्निवंशीय या अग्निकुंड। इस मत को मानने वाले या देने वाले कौन है? तो इस मत को देने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है चंद्र बरदाई। और चंद्र बरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में यह मत दिया था। कौन सी पुस्तक में? पृथ्वीराज। तो पहला मत हमारे पास चौहानों की उत्पत्ति को लेकर के ये है कि पृथ्वीराज चंद्र बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई, इसलिए चौहानों को अग्निवंशी माना। इसके बाद एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोहनौत नैन्सी। इन्होंने इस मत को समर्थन किया। तो एक मत आपके पास आ गया अग्निवंशीय। दूसरा मत है हमारे पास सूर्यवंशीय। सूर्यवंशीय मत भगवान राम का वंश है। तो
तो चौहानों के लिए ऐसा कहा गया है कि यह भी राम के वंशज है। लेकिन इस मत में कितनी सच्चाई है और किसने इस मत को दिया है? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ यही बनता है, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन होगा तो वो सीधे तरीके से नहीं पूछेगा, वो आपको किसी व्यक्ति का या किसी संदर्भ ग्रंथ का नाम लेकर के पूछेगा कि किस ग्रंथ या किस व्यक्ति के अनुसार चौहान सूर्यवंशी है, अग्निवंशीय है, ब्राह्मण है या जो भी है। ठीक है, क्योंकि सभी ने अपने अलग अलग मत दिए तो किसी एक मत को लेकर के निर्णय नहीं हो पाया। सेकंड मत है हमारे पास सूर्यवंशी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जयानक, दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है नयन चंद्र सूरी, और तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है सारंगधर। जयानक, नयन चंद्र सूरी और सारंगधर, इन तीनों ही व्यक्तियों ने कहा है या तीनों ही विद्वानों ने कहा है कि चौहान सूर्यवंशी है, यानी कि भगवान राम के वंशज है। इक्ष्वाकु जो उनका वंश था, तो इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंशी कहलाया। ठीक है, सूर्य से उत्पत्ति वगैरह का सिद्धांत। तो ऐसे में जयानक, नयन चंद्र सूरी और सारंगधर ने चौहानों को सूर्यवंशी माना है। पुस्तक का जिक्र कर लें, पीछे जब हम पढ़ेंगे तो इन पुस्तक के बारे में, इन व्यक्तियों के बारे में मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे मैं पहले पढ़ा रहा था। अभी सिर्फ मैं कंसेप्ट क्लियर करने की बात के लिए आपके सामने इस तरह से आया हूँ। ठीक है, कई बच्चों का कहना था कि सर बोर्ड से पढ़ाइए, आप सामने आके पढ़ाइए। तो बस एक छोटी सी शुरुआत है मेरी तरह से आपके लिए। तो सूर्यवंशी जयानक की पुस्तक है, जयानक की पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। तो जयानक ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज विजय में, सारंगधर ने अपनी पुस्तक हमीर रासो में, ठीक है, हमीर रासो सारंगधर की पुस्तक है, और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की पुस्तक है, और नयन चंद्र सूरी ने अपनी पुस्तक हमीर महाकाव्य में। तो तीन पुस्तकें, तीन व्यक्ति, और तीनों ने अपना मत दिया कि चौहान सूर्यवंशी है। ठीक है, दो मत आ गए आपके पास, अग्निवंशी और सूर्यवंशी। इसके बाद एक व्यक्ति हमारे राजस्थान इतिहास के जनक, मैंने कहा ये व्यक्ति आपके साथ जब तक आप राजस्थान इतिहास पढ़ोगे ये आपके साथ चलेगा, हर पन्ने पे आएगा, हर बार में इसका जिक्र होगा। तो उस व्यक्ति का नाम है कर्नल जेम्स टॉड, जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों के लिए एक शब्द कहा था कि राजपूतों को विदेशी माना है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को विदेशी माना, तो उन्होंने चौहानों के लिए भी विदेशी शब्द का प्रयोग किया है कि चौहान क्या थे, विदेशी। रीज़न क्या दिया, ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि विदेशी थे? तो रहन सहन, खान पान विदेशी, जो मध्य एशिया के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, विदेशियों का और चौहानों का लगभग समान था, इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को विदेशी कह दिया। और इनका मत का समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं विलियम कुक और स्मिथ। ठीक है, विलियम कुक और V.A. स्मिथ, इन दोनों ने कर्नल जेम्स टॉड का समर्थन कर दिया। तो तीनों ही व्यक्ति विदेशी हैं और विदेशी मत को भी स्वीकार कर रहे हैं। तो इन तीनों ने चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में विदेशी मत को माना। नेक्स्ट है ब्राह्मण वंशीय, कि चौहान ब्राह्मणों की संतान थे या ब्राह्मणों से उनकी उत्पत्ति हुई। अब ऐसा कौन है कहने वाले? ब्राह्मण नाम आ रहा है, ब्राह्मण वंशीय थे या ब्राह्मण से इनकी उत्पत्ति हुई। तो आपको दो नाम याद करके चलने हैं। एक का नाम है गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, और एक का नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये दोनों ही व्यक्ति चौहानों को ब्राह्मण वंशीय मानते हो। दोनों के नाम के आगे शर्मा शर्मा आ रहा है, शर्मा ब्राह्मण और ब्राह्मण वंशीय। तो इन दोनों ने चौहानों के लिए ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति को माना है। एक मत है चंद्रवंशीय मत। ठीक है, माउंट आबू में एक मंदिर है अचलेश्वर मंदिर। ठीक है, तो माउंट आबू में अचलेश्वर मंदिर पे एक लेख लिखा है जहां पर चौहानों को चंद्रवंशीय कहा गया है। ठीक है, माउंट आबू के अचलेश्वर मंदिर पे लिखे लेख में चौहानों को चंद्रवंशीय कहा गया है, और इसी के साथ हासी शिलालेख में भी चौहानों को चंद्रवंशीय कहा गया। तो ये आपकी मत अग्निवंशीय, सूर्यवंशीय, विदेशी, चंद्रवंशीय, ब्राह्मण वंशीय, 5 मत हो गए। इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख, ठीक है, एक शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स ऋषि की आंख से चौहानों की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, वत्स ऋषि की आंख से चौहानों की क्या हुई है, उत्पत्ति। बिजोलिया शिलालेख में ऐसा कहा गया है। अब इसके आगे की बात हम करें, चौहानों का मूल निवास स्थान, ये उत्पत्ति को लेकर की बात थी। अब चौहानों का मूल निवास स्थान कौन सा है, मतलब इनका जो क्षेत्र था ये कहाँ पर आकर के बसे।
जैसे कि हमने गुर्जर प्रतिहारों के लिए मंडोर, जोधपुर, भीनमाल, जालोर, मेवाड़, गुहिलों के लिए और सिसोदिया के लिए हमने चित्तौड़, नागदा, इन जैसे स्थानों की बात की थी। तो चौहानों की शुरुआत कौन से स्थान से हुई, इनका मूल स्थान कौन सा था? तो इनके मूल स्थान को लेकर के जांगल प्रदेश, जिसे वर्तमान में बीकानेर कहते हैं, जांगल प्रदेश, सपाद लक्ष, अहि छत्रपुर, शाकंभरी, इन क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, जांगल प्रदेश, शपाद लक्ष्य, इन क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है। तो शपाद लक्ष्य के आसपास का क्षेत्र चौहानों का मूल निवास स्थान था। यहीं से चौहान ने अपने साम्राज्य की शुरुआत की थी। तो जहां से चौहानों ने अपने साम्राज्य की शुरुआत की, उस क्षेत्र का नाम था सपाद लक्ष्य, जिसे वर्तमान में शाकंभरी भी कहते हैं। और चौहानों की जो राजधानी बनी थी वह बनी थी अहि छत्रपुर, नागौर। ठीक है, तो अहि छत्रपुर राजधानी बनी, जो नागौर के आसपास है। यहाँ नागौर को ही अहि छत्रपुर कहा गया। तो इनका मूल निवास स्थान सपाद लक्ष्य था और इनकी राजधानी जो थी वह अहि छत्रपुर थी। ठीक है, स्रोत हमें कैसे पता चला कि इनकी जो मूल निवास स्थान है वो अहि छत्रपुर या सपाद लक्ष्य था? तो स्रोत में बिजोलिया शिलालेख, ठीक है, तो बिजोलिया शिलालेख में सपाद लक्ष्य का जिक्र हुआ, जहाँ से चौहानों ने अपने साम्राज्य की शुरुआत की। और हमीर महाकाव्य में नयन चंद्र सूरी ने भी चौहानों के मूल निवास स्थान के लिए सपाद लक्ष्य के क्षेत्र की चर्चा की थी। तो इस प्रकार से ये चौहानों का मूल स्थान हो गया। अब बात करें चौहान वंश का संस्थापक कौन है। तो चौहान वंश के संस्थापक को लेकर के जिसकी बात की गई वह व्यक्ति है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी, ठीक है ना, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सपाद लक्ष्य में चौहान साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसीलिए वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष और मूल पुरुष कहकर के पुकारा गया है। ठीक है ना, अब याद रखो चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन है, तो वह है वासुदेव, क्योंकि वासुदेव ने 551 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 551 ईस्वी के आसपास सपाद लक्ष्य के क्षेत्र में चौहान साम्राज्य की स्थापना कर दी। आगे की बात इसकी नेक्स्ट ये है कि जो चौहान थे वो वासुदेव के समय से स्वतंत्र शासक नहीं हो गए थे। अब जैसे कि शुरुआत करते ही तो स्वतंत्र कैसे हो जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे साम्राज्य बना और दिल्ली तक पहुंचा। पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक हुए इसके अंदर। तो प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। इस समय गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता थी और गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे और उन्हीं के सामंत के रूप में ये कार्य कर रहे थे। वासुदेव चौहान के बारे में एक मत और इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद करना चाहिए और एग्जाम में उसको लेकर के प्रश्न भी आते हैं। बिजोलिया शिलालेख में कहा है कि जब सपादलक्ष्य साम्राज्य की स्थापना वासुदेव चौहान के द्वारा करवाई गई तो वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया। ठीक है, सांभर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? वासुदेव चौहान के द्वारा। कौन सी शिलालेख से जानकारी मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से जानकारी। लेकिन आप जानते हो कि सांभर झील एक प्राकृतिक झील है और ये खारे पानी की झील है, और आपने राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता है कि यह तैथिस सागर का अवशेष है। कौन से सागर का? तैथिस। लेकिन हाँ, हमें ये याद करके चलना पड़ेगा कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया। इसके बाद शासक बनेंगे, साम्राज्य आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अपन प्रमुख शासकों की बात करें तो एक शासक है जिसका नाम है गुवक। ठीक है, चौहानों का एक शासक हुआ जिसका नाम है गुवक। जैसे जैसे चौहानों का साम्राज्य बढ़ा, नागौर क्षेत्र से उन्होंने शुरुआत की थी, तो गुवक के समय की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर्षनाथ, ठीक है, तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। गुवक के समय हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हुआ जो कि चौहानों के इष्ट देवता थे, और ये हर्ष मंदिर बनता है सिक्कर में। ठीक है, सिक्कर में हर्ष की पहाड़ियों पर हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? गुवक के समय हुआ था। चौहानों के इष्ट देव कौन है? हर्षनाथ जी। ठीक है, जीन माता का मंदिर भी इनके समीप ही बना हुआ है जो हर्ष की बहन है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि गुवक के समय हर्षनाथ मंदिर का निर्माण सिक्कर में किया गया। गुवक के लिए एक बात और है कि जो गुर्जर प्रतिहारों का एक शासक था, महत्वपूर्ण शासक, जिसका नाम था नागभट्ट द्वितीय। कौन था? नागभट्ट द्वितीय।
तो नागभट्ट द्वितीय के समय, सॉरी, गुवक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। मैं पीछे भी बता चुका हूं कि जो चौहान थे प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, राजा के नीचे कार्य करने वाले, जैसे कि राजा के अधीनस्थ जो सेवक होते हैं उन्हें सामंत कहते हैं। राजा उनको अपना एक क्षेत्र सौंप देता है जिसका संचालन उनके द्वारा किया जाता है, वे प्रतिवर्ष राजा को टैक्स दे देते हैं, तो सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे। तो गुवक जिसका सामंत था वह नागभट्ट द्वितीय था। ठीक है, यह भी आपको बात याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट शासक है सिंहराज। गुवक के बाद शासक आता है सिंहराज, और सिंहराज के समय की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक था। कैसा शासक था? प्रथम स्वतंत्र शासक। तो यहाँ स्वतंत्र शासक से तात्पर्य यह है कि इससे पहले के जो शासक थे, ठीक है, इससे पहले के जो शासक थे वह स्वतंत्र शासक नहीं थे, वह गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। लेकिन गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता जैसे ही कमजोर होती है, चौहान स्वतंत्र हो जाते हैं, और स्वतंत्र का कार्य जिसने प्रारंभ किया या जिसने अपनी स्वतंत्रता पहली बार घोषित की वह सिंहराज था। तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव है, गुर्जर प्रतिहारों के प्रारंभ में सामंत थे, पहली बार स्वतंत्र शासक जो बना या स्वतंत्रता जिसने घोषित की वह था सिंहराज, और सिंहराज के द्वारा एक उपाधि ली गई थी जिसका नाम था महाराजा धीराज। तो ये उपाधि शासकों के द्वारा ही ली जाती है। इसी उपाधि से हम अंदाज़ा लगाते हैं या कह सकते हैं कि सिंहराज चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक था। नेक्स्ट शासक बनते हैं विग्रहराज द्वितीय। शासक हैं विग्रहराज द्वितीय। ठीक है, यहाँ मैं आपको प्रारंभ की जो शासक है वो क्रम से नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वह इंपॉर्टेंट शासकों की चर्चा कर रहा हूँ जिनके समय कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुआ। इतिहास उसी का जिसने कुछ किया, चाहे अच्छा या बुरा। ठीक है, बाकी अपन क्रम से चलेंगे। जब अर्णोराज को हम पढ़ेंगे उसके बाद चौहान शासक क्रम से होंगे। तो नेक्स्ट शासक है जिसका नाम है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि इसने चालुक्य शासक मूलराज, ठीक है, चालुक्य शासक मूलराज, चालुक्यों की सत्ता गुजरात के अंदर थी, मूलराज प्रथम को पराजित किया था। विग्रहराज ने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया। ठीक है, और भड़ोच गुजरात के अंदर चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। तो भड़ोच गुजरात में चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये मेरी आपके साथ चौहानों के इंट्रोडक्शन की क्लास थी, जिसके अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट को बाय फेस समझाने की कोशिश की है। इसके बाद मैं आपको नोट्स के साथ एक बार और रिवीजन करवा दूंगा, जिससे आपका और पक्का हो जाएगा और एक रिवीजन जैसा आपको अनुभव होगा। और आप अगर नोट्स राइट करना चाहते हैं, लिखने चाहते हैं, तो आप उसके माध्यम से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद में आपके पास उस नोट्स के माध्यम से भी क्लास उपस्थित है। धन्यवाद। आगे चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले हम चौहान वंश का इंट्रोडक्शन पीछे पढ़ के आ चुके हैं, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इस चौहान वंश को मैं नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप अपना रिवीजन करने की कोशिश कीजिए और एक एक फैक्ट को क्लियर करते जाइए। पीछे हमने कंसेप्ट के माध्यम से समझा, अब हम नोट्स के माध्यम से और फैक्ट को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वंश है चौहान वंश। राजस्थान इतिहास के साथ साथ भारतीय इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण वंश है चौहान वंश। ठीक है, तो जिस तरह से गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी सत्ता भारत राजस्थान से बाहर, राजपूताना से बाहर रखी, उसी प्रकार से चौहानों ने भी अपनी सत्ता राजपूताना से बाहर लेकर गए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रमुख नाम है। तो अपन सीधे आगे चलते हैं, क्योंकि पीछे हम इसके इंट्रोडक्शन को अच्छे से देख चुके हैं। तो हम चलते हैं चौहान वंश की उत्पत्ति को लेकर के। तो उत्पत्ति को लेकर के जो मत है, पहला मत है अग्निकुंड। तो पृथ्वीराज रासो ने अपनी पुस्तक चंद्रप्रदायी में चौहानों की उत्पत्ति के लिए अग्निकुंड या अग्निवंशी बताया है। और इस अग्निकुंड से 4 जातियां निकली, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। और इस मत का समर्थन किया मोहनौत नैन्सी ने। ठीक है, पहला मत है पृथ्वीराज रासो, पुस्तक और चंद्रप्रदायी और अग्निकुंड मत। नेक्स्ट मत है सूर्यवंशीय। सूर्यवंशीय
सूर्यवंशी मत को मानने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जयानक, नयन चंद्र सूरी, सारंगधर। तो चौहानों की उत्पत्ति के लिए सूर्यवंशी जयानक ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज विजय में, नयन चंद्र ने अपनी पुस्तक हमीर महाकाव्य में और सारंगधर ने अपनी पुस्तक हमीर रासों में चौहानों की उत्पत्ति के लिए सूर्यवंशी शब्द का प्रयोग किया है। कौन से वंश का? सूर्यवंशी। जो कर्नल जेम्स टॉड हैं वो चौहानों को विदेशी मानते हैं और इस मत का समर्थन दो विदेशी ही करते हैं, विलियम क्रुक और वी ए स्मिथ। आप नाम से स्पष्ट है कि विदेशी व्यक्तियों ने चौहानों को विदेशी कह दिया। ब्राह्मण वंशीय, मैंने दो नाम याद करवाए थे आपको, डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, दोनों ने ही चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना है। चंद्रवंशीय मत, तो चंद्रवंशीय मत की बात दो अभिलेखों में हुई थी। एक अचलेश्वर मंदिर का लेख जो माउंट आबू में है और 1117 ईस्वी में लिखा हुआ हांसी लेख, इन दोनों ही लेखों में चौहानों को चंद्रवंशीय माना गया है। फिर बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स ऋषि की आंख से हुई थी। जब अग्नि कुंड से जातियाँ निकल रही है तो आंख से भी निकल सकती है। ठीक है, हमारा प्राचीन काल जो हमारी माइथोलॉजी है उसमें यही सब चीज़ें दी गई है कि कहाँ कहाँ से किस किस की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ प्रमुख मत हो गए। अग्निकुंड मत हो गया, सूर्यवंशी मत है, विदेशी मत है, ब्राह्मण वंशी मत है और चंद्रवंशी मत है। अब बात करूँ मैं चौहानों की मूल स्थान की, तो चौहानों का जो मूल स्थान था वह सपादलक्ष था। ठीक है, अहि छत्रपुर इनकी राजधानी थी, सांभर के आसपास का क्षेत्र था और जो राजधानी थी वो अहि छत्रपुर का समीकरण वर्तमान नागौर से किया गया है। अच्छा, जो इनका मूल निवास स्थान था वो सपादलक्ष था। इसके स्रोत या इसकी जानकारी कहाँ से, कि मतलब चौहानों की शुरुआत इस सपादलक्ष वाले क्षेत्र से हुई। तो एक शिलालेख है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख, एक हमीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूर्य ने लिखा और एक सुरजन चरित्र जो कि चंद्रशेखर ने लिखा। तो इन तीनों से हमें यह ज्ञात होता है कि चौहानों का जो मूल स्थान था वह सपादलक्ष था। ठीक है, नागौर से इन्होंने अपनी सत्ता की शुरुआत की थी। इसके आगे बात करूं चौहान वंश का संस्थापक, तो कौन है चौहान वंश का संस्थापक? पीछे मैंने बात की थी, वासुदेव चौहान चौहान वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, वासुदेव चौहान चौहान वंश के संस्थापक है। 551 ईस्वी में इन्होंने चौहान वंश की स्थापना कर दी थी। इसीलिए वासुदेव चौहानों को चौहानों का आदि पुरुष और मूल पुरुष भी कहा गया है। साम्राज्य, वासुदेव चौहान का साम्राज्य सपादलक्ष था और साम्राज्य, उनका जो साम्राज्य था वह सपादलक्ष के आसपास का क्षेत्र था और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वह अहि छत्रपुर राजधानी थी, नागौर। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, और प्रारंभ में चौहान, जब चौहानों ने अपनी सत्ता की स्थापना की थी या शुरुआत की थी, तो प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहार राजस्थान राजपूताना का पहला सबसे महत्वपूर्ण वंश है, तो उन्हीं के सामंतों के रूप में चौहानों ने अपनी सत्ता की शुरुआत की थी। धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ेगा, आगे होंगे, प्रतापी शासक आएंगे और स्वतंत्र होंगे और एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में ये दिल्ली तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट एक शासक हुआ जिसका नाम है गुवक। इनके समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि इनके समय सिक्कर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, जिन्हें चौहानों का क्या कहते हैं, इष्ट देवता कहते हैं। ठीक है, इनके समय आई थिंक 10वीं शताब्दी के आसपास की बात है। इनके समय सिक्कर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। यह चौहानों के इष्ट देव थे। गुवक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। ठीक है, मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे और जो गुवक जिसका सामंत था वह नागभट्ट द्वितीय था। नेक्स्ट शासक है सिंहराज, चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक था। यह चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक था और इसने जो उपाधि ली थी वह उपाधि थी महाराजा धीराज की उपाधि। ठीक है, अगर आपने गुप्त साम्राज्य पढ़ा हो भारत के अंदर, तो गुप्त साम्राज्य में आपने देखा होगा कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना तो की थी श्री गुप्त ने, लेकिन गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया चंद्रगुप्त प्रथम को। अंतर क्या था? श्रीगुप्त और उनके बाद बनने वाले शासक घटोत्कच दोनों ही स्वतंत्र शासक नहीं थे, लेकिन आदि पुरुष कहा गया श्रीगुप्त को क्योंकि उन्होंने इस गुप्त वंश की या गुप्त साम्राज्य की शुरुआत कर दी।
और 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का स्वतंत्र शासक सिद्ध हुआ और इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया। ठीक है। अच्छा, मैं उपाधि की बात करूं तो इनकी उपाधि महाराजा धीराज है और यही उपाधि ये अधिकार दिलाती है कि वह किसी के अधीन नहीं है। महाराजा धीराज मतलब अधीन ना होकर के स्वतंत्र है, बड़ा है। ठीक है, बड़ी उपाधि, बड़ा शासक। तो सिंहराज। इसके बाद शासक बनते हैं विग्रहराज द्वितीय और इनके समय की प्रमुख घटना है चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था। ठीक है ना। तो विग्रहराज द्वितीय के समय चालुक्यों की सत्ता गुजरात में थी। ठीक है, यानी कि मेवाड़ से जस्ट नीचे गुजरात में इनकी सत्ता थी। तो विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया तथा मूलराज द्वितीय को कर देने के लिए भी इसने क्या कर दिया, विवश किया। और विग्रहराज ने भड़ोच गुजरात में अपनी कुलदेवी, चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर भी बनाया। ये उन चौहानों की बात हुई है। अभी हमने जो बात की है वह हम पढ़ रहे हैं शाकंभरी अजमेर के चौहान। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वह है शाकंभरी अजमेर के चौहान। इसके बाद हम रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, नाडोल के चौहान और भी चौहानों को देखेंगे। तो शाकंभरी अजमेर के चौहानों की जो कुल देवी है वह आशापुरा माता है, जिनका मंदिर विग्रहराज द्वितीय के द्वारा भड़ोच गुजरात में बनाया गया। तो आज हमारी बात चौहानों की उत्पत्ति को लेकर के मत, चौहानों का मूल स्थान, चौहान वंश के संस्थापक और चौहानों के शासक गुवक, सिंहराज और विग्रहराज द्वितीय के बारे में बात की। इसके आगे हम बात करेंगे चौहानों के अन्य शासक। ठीक है, धन्यवाद।